स्टार्ट है। Hello everybody, this is Praveen Pawar, your social science teacher. Let's start our today's topic and that is हिस्ट्री चैप्टर 3 जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। अब देखो, ग्लोबलाइजेशन वाला चैप्टर हम इकोनॉमिक्स में भी पढ़कर आए हैं, लेकिन उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? वो जो ग्लोबलाइजेशन है वो हम देख रहे हैं मॉडर्न वर्ल्ड के अकॉर्डिंग, और ये जो हमें देख रहा है द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, लेकिन प्री मॉडर्न इंडिया, जो पुराने टाइम पर कैसे ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट हुआ था वो हमें देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। हालांकि पहली बात, ये वाला जो चैप्टर है ये पूरा नहीं आ रहा है, केवल 1.3 हेडिंग तक ही आ रहा है। अगर आप अपनी एनसीईआरटी देखोगे तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग केवल 1.3 हेडिंग तक ही ये वाला आ रहा है। यहाँ से जो ये चैप्टर है तो इसको अगर आप देखोगे 1, 1.2 और 1.3, केवल इतना ही, ये यहाँ तक कॉन्क्वेस्ट एंड डिसीजेस वाला लास्ट टॉपिक है। इसके अलावा ये वाला इसके आगे नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हेडिंग नंबर जो 2 हमारी स्टार्ट हो जाती है ये नहीं है, इससे आगे का ये पूरा चैप्टर कटा हुआ है, तो हमें केवल ये थोड़ा सा ही पढ़ना है, बाकी पूरा डिटेल में नहीं पढ़ना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। जैसे हमारा पहला टॉपिक है, चलो देख लो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसमें क्या दे रखा है। हेडिंग यहाँ से देखते रहेंगे, बाकी अपने क्वेश्चन वाले वे में ही कवर करेंगे। तो पहली हेडिंग दे रखी है द प्री मॉडर्न वर्ल्ड। प्री मॉडर्न वर्ल्ड का मतलब क्या है? मॉडर्न का मतलब करंट टाइम की, और प्री का मतलब उससे पुराने वाली, यानी कि आधुनिक दुनिया से पहले का वर्ल्ड, उसमें ग्लोबलाइजेशन के हमें क्या क्या अर्ली सोर्स मिले हैं। तो ये वाला हम कवर करेंगे अपनी उसी से ही, पीडीएफ से ही। चलो पहले टॉपिक में से जो क्वेश्चन बन के आता है वो देखना है हमें। तो ये हमारा चलता है पहला, तो पहले वाले पैराग्राफ में से क्वेश्चन बनता है हाउ वाज द प्री मॉडर्न वर्ल्ड वाज रेफर एज ए ग्लोबल वर्ल्ड। जो मॉडर्न टाइम से पहले का वर्ल्ड था उसको हम कैसे ग्लोबल वर्ल्ड बोल सकते हैं, या व्हाट आर द अर्ली साइन दैट मेक प्री मॉडर्न वर्ल्ड एज ग्लोबल, या फिर स्टार्टिंग में कौन से ऐसे हमें साइन देखने के लिए मिले हैं जिससे हम कह सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन केवल अभी नहीं चला है, ये पुराने टाइम से चलता हुआ आ रहा है, ठीक है। तो इसका पहली चीज़, ग्लोबलाइजेशन अगर हम रेफर करें तो ज़्यादातर क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब ज़्यादातर हम स्टार्टिंग में भी देख के आए थे, ग्लोबलाइजेशन उसे बोला जाता है जो पैसे रिगार्डिंग एक्सचेंज वगैरह कराता है। तो जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, डेफिनेशन सेम है, इंटर कनेक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ गुड एक्सचेंज वर्ल्ड व्यू। ये सारी चीज़ जो हम करी थी, बदली थी, वो सब ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन इसमें भी सेम है। लेकिन अब यहाँ की बात करें, हिस्टोरिक में देख रहे हैं तो हमें ऐतिहासिक नज़रिए से देखना है कि इतिहास में क्या क्या हमें ग्लोबलाइजेशन के साइन मिले हैं। तो स्टार्ट करें। पहला, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड हैज़ ए लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ ट्रेड। जो ग्लोबल वर्ल्ड था उसकी काफ़ी प्राचीन हिस्ट्री है, मतलब इतिहास है। जैसे व्यापार हम स्टार्टिंग से करते हुए आए हैं। इंडिया को सोने की चिड़िया बोला जाता था, तो उसमें भी ब्रिटिशर आए थे, या फिर जितने भी पुर्तगाली, डच वगैरह जो भी आए हैं वे मेनली क्या करने आए थे, व्यापार करने ही तो आए थे ना। तो ट्रेड के लिए माइग्रेशन, एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण करना, यानी कि यहाँ से दूसरी जगह जाकर शिफ्ट होकर रहना, माइग्रेशन ऑफ पीपल। और जो लोग माइग्रेट करते थे उसका रीजन क्या था, किसी काम के पर्पज से, कि मान लो जैसे आज के टाइम पे भी होता है कि हम अच्छा खासा पढ़ लिए तो हम सोचेंगे विदेश में जाकर हमारी जॉब लग जाए। तो माइग्रेशन ऑफ पीपल या मूवमेंट्स ऑफ कैपिटल, वस्तु या पूंजी की मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह है। तो ये सारे हमें अर्ली सोर्स देखने के लिए मिले हैं, कब? मॉडर्न हिस्ट्री से भी पहले के टाइम का। अब सम एग्जाम्पल टू शो ग्लोबलाइजेशन इन प्री मॉडर्न वर्ल्ड, जो हमारी बुक में एग्जाम्पल दिए हैं कौन कौन से हैं। जैसे पहला, एंशिएंट टाइम पे हमने देखा है ट्रैवलर हुए, यात्री हुए, व्यापारी हुए, प्रीस्ट हुए, पुजारी हुए, या पिलग्रिम्स हुए। जैसे आज के टाइम पर भी अगर हम बात करें, हमारे हिंदू धर्म के कई सारे मंदिर बाहर हैं, या फिर मुस्लिम धर्म के भी मक्का मदीना वगैरह बाहर हैं, तो हम पिलग्रिम्स एक धार्मिक यात्रा के तौर पर भी घूमने के लिए जाते हैं ना एक जगह से दूसरे देश में। तो वो भी तो ग्लोबलाइजेशन हुआ कि यहाँ के लोग दूसरे कंट्री में जाकर अपने धार्मिक आस्था को या पृष्ठ पुजारी वगैरह को हम फॉलो कर रहे हैं। तो नेक्स्ट, क्या क्या रीजन रहे उनके जाने के? सबसे पहले रीजन रहा है नॉलेज, कि उन्हें नॉलेज गेन करनी हो, अपॉर्चुनिटी, अवसर, कि मान लो यहाँ पर नॉलेज का मतलब जैसे पढ़ाई है, कई बार पढ़ाई के लिए हम बाहर चले जाते हैं। अपॉर्चुनिटी का मतलब अवसर, कि पढ़ लिए लेकिन उस लेवल की जॉब नहीं मिल पा रही तो हम यहाँ से बाहर चले जाएंगे। स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट, जैसा अभी हमने बताया था कि कोई मान लो जैसे बौद्ध धर्म सबसे ज़्यादा श्रीलंका में चलता है, तो किसी को पूरे वर्ल्ड में कहीं बौद्ध धर्म अपनाना हो, कहाँ पाएगा? श्रीलंका में आ जाएगा। और टू इसके परसिक्यूशन, कई बार क्या होता है अगर किसी को देश से निकाला दे दिया जाए तो वो बचने के लिए भी दूसरे देश में जाके शरण ले लेता है। जैसे हमने हिस्ट्री के चैप्टर 1 में पढ़ा था, जोसेफ मैजनी, जब उसे इटली से बाहर निकाल दिया था तो वो वहीं यूरोप के बाकी देशों में जाकर रहना शुरू कर दिया था, ठीक है।
अब जब ये एक जगह से दूसरी जगह गए हैं तो क्या करेंगे, अपने साथ वस्तुएं भी लेकर जाएंगे। भाई किसी जगह पे जा रहे हैं, कुछ अपना खाने पीने का सामान कुछ तो लेके जाएंगे ना, वस्तुएं लेके जाएंगे, पैसा लेके जाएंगे। मान लो मैं इंडिया से जा रहा हूँ तो यहाँ की करेंसी है रुपए, तो मैं क्या लेके जाऊँगा, रुपए ही तो लेके जाऊँगा अपने साथ। वैल्यूज़ लेके जाएंगे, जो बेसिक एथिकल वैल्यूज़ है जो हमारे आसपास की हैं वो सब भी ट्रांसफ़र होगी मेरे साथ, कि मेरा रहना सहना कैसा है, कपड़ा मैं कैसे पहनता हूँ। अब जैसे हम कह रहे हैं वेस्टर्न कपड़े यहाँ पर आए हैं, तो वेस्टर्न कपड़े यहाँ पर क्यों आए हैं, क्योंकि कुछ लोग वेस्टर्न वाले इधर आए होंगे, उन्होंने उस चीज़ को शो करा कि ऐसे कपड़े पहन सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। और साथ साथ स्किल्स, आइडिया, इन्वेंशन भी होता है कि जैसे हम आज के टाइम पर कुछ भी चीज़ का यूज़ करते हैं, फ़ोन वगैरह ज़्यादातर चाइना के बने हुए हैं, तो वे यहाँ पर चल रहे हैं। तो दूसरी चीज़ की इन्वेंशन यहाँ तक आ रही है। इवन जर्म्स, यहाँ तक कि जर्म्स भी ट्रांसफ़र होते हैं। जैसे कोरोना टाइम पर हमने देखा था, कोरोना क्या था, वायरस था ना, और आया कहाँ से था, चाइना से। तो वो भी तो एक लोग के दूसरी, जो वहाँ के चाइना वाले लोग थे वे बीमार हुए, वे यहाँ तक आए। तो कुछ ऐसी होती है ट्रांसमिटेड डिसीज़ होती है जो फैलती है, तो उस कारण से क्या होता है कि जर्म्स भी ग्लोबलाइजेशन के अर्ली साइन के एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, तो तीसरा हमें क्या देखने के लिए मिला एग्जाम्पल, एक्टिव कोस्टल ट्रेड। कोस्ट होता है, क्या होता है कोस्ट, समुद्री तट, कोस्ट पे ट्रेड। जैसे हमारे यहाँ पर हम स्टार्टिंग में पढ़ के आते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन का मतलब सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता का हम देखते हैं कि प्रेजेंट डे में जो वेस्ट एशिया है वहाँ से भी ट्रेड का लिंक मिला है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदाड़ो थे, हड़प्पा सभ्यता थी, उस पर हमें सोने के सिक्के मिले हैं या फिर मोहर मिली है। तो ये सारी चीज़ें क्या थी जो इंडिया में नहीं चलती थी। यानी कि इसका मतलब क्या है कि हड़प्पा सभ्यता के टाइम पर भी बाहर के लोग यहाँ पर व्यापार के लिए या फिर किसी न किसी काम के लिए आते जाते रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगली बात करें काउडीज। इसको काउडीज भी बोलते हैं, कोडी बोलते हैं, सीसेल। दो ऐसा नहीं बोलते थे पहले कि अरे दो कोडी का काम नहीं करा। तो कोडी क्या है, कोडी एक करेंसी थी एक तरीके की जो हम व्यापार के लिए यूज करते थे। तो इट इज यूज एज अ फॉर्म ऑफ करेंसी फ्रॉम मालदीव्स फाउंड इन चाइना एंड ईस्ट अफ्रीका। तो ये ज्यादातर यूज होती थी मालदीव्स में। ठीक है, लेकिन मालदीव की करेंसी थी, लेकिन यूज कहाँ पर हुई है, चाइना में भी मिली है और ईस्ट अफ्रीका में मिली है। तो मालदीव कहाँ है और चाइना कहाँ है, काफी दूर दूर का गैप हो गया ना, पूरा इंडिया बीच में कवर कर गया। तो उसके बाद भी हम क्या देखने के लिए मिल रहा है, इसका मतलब कुछ लोग मालदीव के वहां पर गए होंगे। तो ये अर्ली साइंस है जो हमें शो करते हैं। अच्छा, एक एग्जांपल और दिया है, मैनी सुल्क रीड्स फूड आइटम स्पेगेटी एंड पोटैटोज। पोटैटो जो आज के टाइम पर इंडिया में ऐसा लगता है कि हर सब्जी का चाहिदा है, बिना आलू के तो सब्जी बनेगी नहीं, तो वो भी इंडिया की नहीं है, वो भी अमेरिका वगैरह से उठाया गया है। स्पेगेटीज होती है जैसे फास्ट फूड बोल सकते हैं हम इसको, जिसमें नूडल्स आ गए, चाउमीन आ गए, पास्ता आ गए, ये सारी चीज़ें भी, ये भी इंडिया की नहीं है, चाइना से अडोप्ट करी हुई है हमने। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये आज हमें इंडिया में मिल रही है। उसका क्या रीजन क्या है, क्योंकि अर्ली टाइम पे, यानी कि केवल ग्लोबलाइजेशन, केवल और केवल पैसे का व्यापार ये करंट के टाइम पे नहीं है कि 1991 के बाद ही एलपीजी हुआ तो उसके बाद ही हमने ग्लोबलाइजेशन करा या बिजनेस ट्रेड उभारना शुरू करा। नहीं, अर्ली साइंस यानी कि कुछ भी चीज़ें सीधा सीधा देखने के लिए मिले, ये वाली चीज़ें कि कुछ भी हो, एंशिएंट टाइम से ट्रैवलर हो कि किसी भी चीज़ के लिए जा सकता है, नॉलेज के लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए, स्पिरिचुअल के लिए। यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जब भी कोई वस्तु या व्यक्ति जाए और वो अपने आइडिया का, अपने कल्चर्स का आदान प्रदान करे, एक्सचेंज करे, उसी को ग्लोबलाइजेशन बोलेंगे। तो शॉर्ट में अगर मैं सम अप करूं, ग्लोबलाइजेशन क्या है, ग्लोबलाइजेशन वो है कि जब हम पूरी दुनिया को श्रिंक कर ले एक हाथ में, यानी कि श्रिंक करने का मतलब जुकड़ लें कि हम सब इतने क्लोज हैं कि हमारी जो यहाँ की चीज़ें हैं वो अमेरिका वाले यूज़ करें, अमेरिका वाले यहाँ पे यूज़ करें। अब वो ज़रूरी नहीं है केवल पैसा या बिजनेस ही हो, वो कुछ भी हो सकता है। अगर वो सारी चीज़ें ट्रांसफ़र हो रही है तो इसका मतलब ग्लोबलाइजेशन हुआ है। तो ग्लोबलाइजेशन वाला समझ में आ गया। एक ग्लोबलाइजेशन है मॉडर्न इंडिया के हिसाब से, तो उसमें सीधा सीधा ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग और पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट है। ये है कि अर्ली साइन क्या मिले हैं, कि जरूरी नहीं है कि अभी ग्लोबलाइजेशन चला है, हिस्ट्री में पुराने टाइम पर क्या हमें साइन मिले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम बात करें, क्या दे रखा है इसमें, फिर देखो ये एग्जाम्पल्स होकर रखे हैं। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का है, सी रूट, यहाँ से देखो व्यापार करने के लिए आए हुए हैं। ये काउडीज हैं, ठीक है, ये काउडीज हैं जिसको हम बोलते हैं। ये मंदिर है, मंदिर पे भी कई सारी जैसे देखा है इमेजों पर, शिप ऑन अ मेमोरियल स्टोन गोवा म्यूजियम, गोवा के म्यूजियम में एक शिप का इमेज छपा हुआ है। तो जो कब की बात है, 10th सेंचुरी की। तो यानी कि प्राचीन टाइम पर भी हम शिप के जरिए या सी रूट के जरिए हम व्यापार करते हुए आते थे। ठीक है, तो ये होता है हमारा पहला टॉपिक खत्म। अब आते हैं नेक्स्ट पे। देखो
अगर यहाँ से अगर हम बात करें, इस वाले में इतनी चीज़ें बता रखी है, जैसे प्री मॉडर्न वर्ल्ड का क्या क्या एग्जाम्पल है, तो ये वाली हेडिंग होती है हमारी खत्म। इसमें वही चीज़ें बता रखी है, ट्रेड के लिए, माइग्रेशन के लिए लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, हिस्ट्री, ह्यूमन सोसाइटी हैव बीइंग स्टडी इंटरलिंक्ड, ये सारी चीज़ें आपस में इंटरलिंक थी। एंशिएंट टाइम से, पुराने टाइम से, ट्रैवलर, ट्रेडर, प्रीडिसेसर, ये पिलग्रिम, ये एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तो ये सारी चीज़ें हम कवर कर चुके ना। ये वाला डायग्राम था, ये भी हमने देख लिया। अब नेक्स्ट आता है सिल्क रूट लिंक द वर्ल्ड, कि सिल्क रूट ने कैसे वर्ल्ड को लिंक करा है। अच्छा, अब एक चीज देखते हैं, तो ये वाली चीज है, इस पे पढ़ेंगे हम आगे। हाउ वर्ल्ड आर द कनेक्टेड टू सिल्क रूट, वर्ल्ड जो है वो सिल्क रूट से कैसे कनेक्ट है, ये डिस्क्राइब करना। सिग्निफिकेंस ऑफ सिल्क रूट इन द प्री मॉडर्न वर्ल्ड इन द फील्ड ऑफ ट्रेड, कल्चर, एक्सचेंज एंड रिलीजन। देखो, सबसे पहली बात, जो हम स्टार्टिंग अर्ली फेज देखें, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया को जैसे बोला जाता है कि 1498 में वास्को डी गामा ने खोज करी है। तो खोज करने का मतलब ये नहीं है कि इंडिया खो गया था, उसे ढूंढ के लाए हैं या उसी ने बनाया है। खोज करने का मतलब इंडिया तक पहुंचने के रास्ते की खोज करी है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, उसका रीज़न क्या था, क्योंकि अमेरिका वाले यहाँ तक कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे एशिया वगैरह से, यूरोप के जितनी भी कंट्री थी वो एशिया से कनेक्ट नहीं कर पा रही थी। अब उन्हें कनेक्ट करना है तो कनेक्ट करने के लिए कोई रूट ढूंढना पड़ेगा। तो रूट ढूंढा, मेन रीज़न क्या था, ट्रेड का। ट्रेड में भी मेन रीज़न किस चीज़ का चलता था उस टाइम पे, या तो कपड़ों का सिल्क रूट, या फिर मसाले का, स्पाइसेस का। केवल दो ही जो ट्रेड थे वो हम यहाँ पर यूज करते थे, ठीक है। तो अब जो रास्ता ढूंढ लिया, उसका मतलब ये थोड़ा ही ना केवल हम उसका, अगर मान लो हमने सिल्क लाने ले जाने के लिए कोई रास्ता ढूंढ लिया तो क्या उस पे से कपड़े ही लेके जाएंगे, भाई सारे काम भी तो करेंगे वहाँ से। अब तो हमें रास्ता मिल गया ना, तो एक जगह से दूसरी जगह लोग भी जा सकते हैं, वे अपने आइडिया भी प्रमोट करेंगे, सारे काम करेंगे। तो सिल्क रूट ने कैसे हेल्प करा, देखो, द सिल्क रूट आर गुड एग्जाम्पल ऑफ प्री मॉडर्न ट्रेड। पुराने टाइम पे ट्रेड का, व्यापार का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल यही था। एंड कल्चरल लिंक बिटवीन द डिस्टेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दूर दूर से लोग वर्ल्ड के कंट्री को जोड़ने का ये लिंक करता था, जोड़ता था एशिया को। एशिया में हमारा इंडिया, चाइना वगैरह ये सारी चीज़ें, एशिया को जोड़ता था किससे, यूरोप से, यूरोप और नॉर्थ अफ्रीका से। तो यूरोप में हमारा अमेरिका, इटली, ये सारे हम पढ़ के आए हैं, नेशनलाइज यूरोप में भी है ना। तो सिल्क रूट ही था जो एशिया, जैसे मान के चले ये वाला है, तो यहाँ से हमने रास्ता बनाया सी का, तो सी ट्रेड जाना शुरू हुआ। बाकी सिल्क रूट एक चाइना वाला रास्ता था जो ऊपर से इस तरीके से भी चला जाता था, ठीक है भाई, ये मान के चलो। तो एक तो रास्ता हो गया सीधा सीधा सी रूट से हम भेज दें अमेरिका वगैरह की तरफ, यूरोप में। एक रास्ता चाइना की तरफ से था, तो चाइना की तरफ से ऐसे चलता हुआ जाता था, ठीक है। तो ऊपर ऊपर से हम क्या कर सकते थे, पैदल वाले रास्ते से भी व्यापार कर सकते थे। तो अब इसमें बात करें फ़ायदा कैसे मिला। अलोंग द सिल्क रूट द सिल्क कार्गोज फ्रॉम द चाइना। सिल्क रूट से क्या होता था, मेनली पहला काम क्या था, ओरिजिनल काम सिल्क रूट का क्या था, जो सिल्क के कार्गोज थे, शिप्स वगैरह थे चाइना से, और इंडियन के मसाले लेकर और टेक्सटाइल कपड़ों वगैरह की मार्केट लेकर यूरोप वगैरह में जाते थे। वहाँ से क्या होता था, गोल्ड एंड सिल्वर वगैरह भी यूरोप में पहुँचे हैं, ठीक है। यानी कि देखो, यहाँ से व्यापार हम करेंगे कार्गोज का, कपड़े का, सिल्क का, वहाँ से जब हम उन्हें देख के आ रहे हैं वहाँ से भी तो कुछ मिलेगा, तो वहाँ से हमें गोल्ड एंड सिल्वर वगैरह चीज़ें वापसी में मिलती थी यूरोप से। तो कैरी टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब उसके बाद इसका फायदा कैसे हुआ, ये तो हो गया सिल्क रूट का काम क्या था। अब इसने फायदा कैसे करा, फायदा करा है द बुद्धिस्ट प्रीचर, क्रिश्चियन मिशनरीज एंड लेटर ऑन मुस्लिम प्रीचर। बुद्धिस्ट प्रीचर्स होते हैं धर्मगुरु टाइप के, तो बुद्धिस्ट के धर्मगुरु हो गए, क्रिश्चियंस के मिशनरीज हो गए, या फिर लास्ट में मुस्लिम प्रीचर्स भी जो थे वे इन्हीं रूट से आना जाना शुरू करा है। तो इंडिया में अगर हम देखोगे करंट टाइम पे बिहार वगैरह में थोड़ा सा बौद्ध धर्म का ज़्यादा है, ठीक है। और बाकी अदर क्रिश्चियंस वगैरह का, जब ब्रिटिशर आए थे उन्होंने क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट करना, ये सारी चीज़ें का भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करा था, तो उस चीज़ का भी ज़्यादा है। तो क्या हुआ है, अब उस रूट से उनके धर्मगुरु आए, तो धर्मगुरु आएंगे तो वे अपने धर्म रिलेटेड बातें बताएंगे कि हमारा धर्म अच्छा है, ऐसा है, आपको अडोप्ट करना चाहिए, सारी चीज़ें करनी चाहिए। तो वो भी यहाँ से इन्हीं रूट के थ्रू कैरी करा गया है। अब दिस रूट प्रूव टू बी ग्रेट सोर्स ऑफ ट्रेड एंड कल्चर एक्सचेंज लिंक बिटवीन डिस्टेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब ये फायदा क्यों हुआ, क्योंकि ये ट्रेड का तो था ही, सिल्क रूट तो व्यापार कर ही रहे थे, लेकिन कल्चरल एक्सचेंज में भी काफ़ी ज़्यादा फायदेजनक रहा है जो वर्ल्ड के। अब मान लो एक व्यक्ति यहाँ से यहाँ तक गया, मतलब यूरोप से इंडिया में आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो केवल सिल्क थोड़े लेके आएगा, अपनी बोली लेके जाएगा, अपना खाना पीना लेके जाएगा, कुछ ना कुछ और भी तो चीज़ें लेके जाएगा। तो कल्चरल भी एक्सचेंज हमारे यहाँ पर हुई है।
Thus it can be concluded that silk routes are a good example of trade and cultural link between distant part of the world. इसलिए हम कह सकते हैं कि सिल्क रूट जो है वो अच्छा एग्जाम्पल है व्यापार और कल्चर एक्सचेंज का बिटवीन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। आ जाता है ये क्वेश्चन 2-3 मार्क्स में कई बार देखने के लिए मिला हुआ है, ठीक है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेने से कई बार देखने के लिए आ जाता है। नेक्स्ट, तो अगला दे रखा है देयर आर मैनी इंस्टेंस ऑफ क्रॉस कल्चर एक्सचेंज थ्रू फूड बिफोर। अब पहला हमने देखा सिल्क रूट के थ्रू ग्लोबलाइजेशन, दूसरा हम देखेंगे फूड के थ्रू क्रॉस कल्चरल एक्सचेंज हुआ है, क्रॉस में यानी कि सांस्कृतिक चेंज करे हैं, लेकिन किसके थ्रू, फूड भी यहाँ से वहाँ तक दूसरी जगह तक गए हैं। उसी के एग्जाम्पल की बात करें, देयर आर मैनी इंस्टेंस ऑफ क्रॉस कल्चर एक्सचेंज थ्रू फूड रिकॉर्डेड बिफोर द 19th सेंचुरी। फूड में कैसे हुआ है, जैसे सबसे पहले बात, न्यू क्रॉप्स वर टेकन एंड स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री बाय ट्रेडर एंड विजिटर। कुछ भी नई तरीके की फसल जो उगाई जाती थी, ठीक है, जो भी नई फसल उगाई जाएगी उन नई फसल को क्या करेंगे, इनके द्वारा, ट्रेडर्स व्यापारियों के द्वारा, विजिटर्स के द्वारा लिया जाता था और स्प्रेड यानी कि पूरे अदर देशों में फैला दिया जाता था। जैसे हम बात करें गेहूं, चावल, मक्का, कुछ तो है हमारी यहाँ की खेती, कुछ है, जैसे चाय की बात करें, चाय आज के टाइम पर इंडिया वालों का ऐसा है कि बिना चाय के तो गुजारा होता नहीं, लेकिन चाय क्या था, ब्रिटिशर के द्वारा यहाँ पर लाई गई है। और जब स्टार्टिंग में चाय की खेती होती थी तो बचते थे इंडियन वाले की, मतलब अगर यहाँ पे चाय भी पिलाई जा रही है ना, दूर दूर से 10-10 किलोमीटर दूर कट मार के जाएंगे कि नहीं हमें भाई चाय नहीं पीनी है, बेकार चीज़ है। तो अब वो यहाँ तक लेकर आए, अब ऐसा नशा हो गया कि चाय के बिना काम ही नहीं चलता। तो ट्रेडर एंड विजिटर ही होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। जैसे इवन रेडी फूड्स भी होते हैं जो जल्दी बन जाए, यानी कि जैसे बॉइल्ड फूड बोलते हैं, जैसे अगर मान लो हमें नूडल्स बनाने हो, कहते हैं उसका प्रमोशन भी यही है कि 2 मिनट में तैयार। तो 2 मिनट में तैयार का मतलब उन्हें बस केवल उबालना है, तो बाकी और हमें किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती, मसाले का पैकेट उसमें मिलेगा और कुछ नहीं, बस पानी डालो, वो डालो और उबाल के कहीं भी उसके खा सकते हैं। तो रेडी फूड इन फार ऑफ रीजन ऑफ द अर्थ हैव कॉमन एंसिस्टर, ज़्यादातर कॉमन एंसिस्टर है, प्राचीन माने गए हैं। दे हैव डेवलप्ड फ्रॉम द सेम फूड्स, कंसीडर पास्ता एंड स्पैगेटी। पास्ता, नूडल्स, तुमने देखा ही होगा पास्ता कैसे खाते हैं, और स्पैगेटी होता है एक तरीके से नूडल्स को ही बोला गया। इट इज थॉट दैट द स्पैगेटी वाज क्रिएटेड व्हेन नूडल्स वर टेकन फ्रॉम चाइना टू वेस्ट। स्पैगेटी नूडल्स ही है, बस क्या है, चाइना में तो उसको नूडल्स बोला जाता है, लेकिन जब चाइना से वेस्ट कंट्री की तरफ ले जाने लगे तो वहां पे उसको स्पैगेटी बोले जाने लगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें अर्ली एग्जाम्पल में क्या दिखा है, पहले कि फूड भी एक जगह से दूसरी जगह व्यापारियों के द्वारा लेके जाए गए हैं। दूसरा, पास्ता एंड स्पैगेटी कहाँ से चले हैं, मेजरली चले चाइना से, और आज वेस्ट में और पूरी कंट्री में भी इनको खाया जाता है। तो ये भी एक ग्लोबल का एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट, सिसिली। सिसिली एक इटालियन आइलैंड था, इटली का एक द्वीप है, छोटा सा द्वीप है। वहाँ पे क्या मिलता था, उसने पास्ता मिला फ्रॉम द अरब ट्रेडर्स, अरब के ट्रेडर्स वहाँ पे गए तो 15th सेंचुरी में, तो उन्होंने क्या लेके गए, वे पास्ता को लेकर गए, ठीक है। तो चाइना से वेस्ट में भी मेनली कहाँ पे, सिसिली में कौन देके गया है, अरब ट्रेडर्स देकर गए हैं। मैनी ऑफ द स्टेबल क्रॉप्स कंज्यूम नाउ इंक्लूड टोमेटोज। स्टेबल क्रॉप्स होती है प्रधान, यानी कि जिसको हम डेली के फूड्स में यूज करते हैं, जैसे टोमेटोज, पोटैटोज, सोयाबीन वगैरह हो गई, ग्राउंडनट्स, मूंगफली, मेज, स्वीट पोटैटो एंड सो ऑन। ये सारी जो हैं, ये आज तो हमें ऐसे लग रही है इतनी कॉमन है कि भाई आलू तो बाजार में बिखरे पड़े हैं, कोई भी सब्जी बननी हो बिना आलू के बनेगी नहीं। लेकिन क्या पुराने टाइम पर भी ऐसा ही था? नहीं, ये हमारे पूर्वजों के द्वारा तो अननोन थे, वे तो इन्हें जानते भी नहीं थे कि आलू नाम की भी कोई चीज़ है। तो अंटिल रफली 5 सेंचुरी अगो, लगभग 5वीं सेंचुरी तक हमें आलू वगैरह का कुछ भी नहीं पता था। फिर क्या हुआ है, एक व्यक्ति था क्रिस्टोफर कोलंबस ने अनइंटेंशनली डिस्कवर्ड करा अमेरिका को। अनइंटेंशनली का मतलब क्या है, अनइंटेंशनली का मतलब ये है, क्रिस्टोफर कोलंबस चला था इंडिया की तरफ ढूंढने के लिए, इंडिया का रूट ढूंढने चला था, लेकिन वो क्या हुआ, उसका जहाज मुड़ गया। अब वो मुड़ के चला गया अमेरिका की तरफ। तो अमेरिका में उसे थोड़े से सिमिलर से लोग लगे, क्योंकि वहाँ ज़्यादा गोरे तो है नहीं, सेम से ही है, इतना ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है, इंडिया की तरीके के ही लोग हैं। तो इसलिए उसने उन्हें रेड इंडियंस भी बोलना शुरू करा कि ये जो है रेड इंडियंस है। रेड इंडियंस का मतलब थोड़े से लाल टाइप के हैं, मतलब छोटे से बड़े से भी हैं, मतलब प्रॉपर इंडियन तो नहीं लग रहे देखने में, बट हाँ रेड इंडियंस है। तो अनइंटेंशनली डिस्कवर्ड हो गई जिसकी अमेरिका की। तो वर इंट्रोड्यूस इन यूरोप एंड एशिया, तो उसने क्या करा, वहाँ पे यूरोप एंड एशिया को इंट्रोड्यूस कराया कि मैंने अमेरिका को ढूंढ लिया है। समटाइम न्यू क्रॉप्स, तो यही चीज़ है। अर्ली के 3 एग्जाम्पल हमें देखने के लिए पास्ता, नूडल्स, स्पैगेटी, जो अरब्स के द्वारा सिसिली, इटली और वेस्ट वगैरह में गए हैं, और बाकी जो ये प्रेजेंट मेजर क्रॉप्स हैं ये सारी हुई है, और पोटैटो एंड टोमेटोज ये अमेरिका से बाकी पूरे वर्ल्ड में घूमी है।
अब ये अलग से लाइन भी बन के आ जाती है और अलग से क्वेश्चन भी बन के आ जाता है। ये कह रहा है कि समटाइम न्यू क्रॉप्स वुड मेक डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ एज हम्बल पोटैटो हेल्प इन बेटर एंड लॉन्गर लाइफ इन यूरोप। यानी कि देखो कई बार ऐसा होता है कि जो नई क्रॉप्स हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि लाइफ एंड डेथ के बीच का भी रीजन बन जाती है। जैसे पोटैटो जो है, आलू जो है, जब तक नहीं मिले थे तब तक तो कुछ नहीं था, उनका कोई काम नहीं है। लेकिन बाद में पोटैटो मिले तो वे इतने सस्ते थे कि इजीली कंज्यूम करे जा सकते हैं, खाने में अच्छे हैं, इंस्टेंट एनर्जी देते हैं, स्टार्च वगैरह उनमें उताया जाता है तो इंस्टेंट एनर्जी भी देते हैं, तो जिस कारण से यूरोप में कई बार तक बेटर लाइफ इन्होंने दी है। लेकिन आयरलैंड में एक बार क्या हुआ, वे इतने ज्यादा डिपेंडेंट हो गए आलू की फसल पे कि 1000 ऑफ डेथ ड्यू टू द स्टार्वेशन, की एक बार उसकी आलू की जो पूरी फसल है क्रॉप फेलियर हो जाती है और क्रॉप फेलियर में आलू की पूरी फसल खराब हो जाती है, जिससे आयरलैंड में कई हद तक क्या हुई है, 1000 जो है डेथ हुई है, मरे हैं ड्यू टू स्टार्वेशन, भूखमरी के कारण ही। ठीक है, तो यहां तक हो गया। अब उसके बाद चलो एक बार अपनी एनसीईआरटी और देख लेते हैं, 3 ही क्वेश्चन बच रहे, इतने ज़्यादा इसमें बच भी नहीं रहे। तो ये था सिल्क रूट इन द वर्ल्ड। तो सिल्क रूट ने कैसे यूज करा है ये हम देख चुके, देख लिया ना। सिल्क रूट का बाई डिस्टेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड को जोड़ा है। सिल्क रूट पॉइंट टू द इंपोर्टेंट वेस्ट बाउंड, चाइना से कार्गो वगैरह के लिए बेसिकली यूज होते थे। लेकिन आज करंट टाइम पर हम इसने क्या करना शुरू करा है कि दे आर नोन टू हैव एग्जिस्टेड सिंस बिफोर द क्रिश्चियन एरा। क्रिश्चियन एरा से भी पहले के हैं ये वाले सिल्क रूट। ये वाली एक पेंटिंग भी दे रखी है सिल्क रूट की, चाइनीज वगैरह जो है इसमें गए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज। तो इसका फायदा क्या हुआ, ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज हुआ है, क्रिश्चियन मिशनरी आए हैं, बाकी अदर आए, मुस्लिम प्रीचर्स यहाँ पर आए हैं, बुद्धिज्म वालों ने भी अपने प्रमोट करा है। तो नेक्स्ट आया था फूड ट्रैवलर, इसी में दूसरी हेडिंग दी है फूड ट्रैवल, कि कैसे ग्लोबलाइजेशन में फूड ट्रैवल में हेल्प करा, जिसमें स्पेगेटी नूडल्स वगैरह और पोटैटो आलू वगैरह। तो ये कहाँ से कहाँ तक चले ये भी हम कर चुके। अरब ट्रेडर्स ने पास्ता को लेके गए, सिलसिली आइलैंड में पहुंचाया है, और उससे अलग आलू जो आज के टाइम पर बहुत कॉमन है, ये सारी चीज़ें ये 5 सेंचुरी तक हमें मिलती भी नहीं थी। इंट्रोड्यूस इन यूरोप इन एशिया आफ्टर क्रिस्टोफर कोलंबस एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड द वॉस्ट कंटिनेंट। ये जब मिली जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को ढूंढ लिया था, उससे पहले हम इसके बारे में नहीं जानते थे। ठीक है, अब नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, मैनी ऑफ द कॉमन फूड, जो हमारे आज के कॉमन फूड हैं वो ज़्यादातर अमेरिका ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स में आए हैं। और उसने, मैंने अभी बताया, उसने क्या बोलना शुरू करा था, उसे अमेरिकन इंडियंस बोलना शुरू कर दिया था। अब ये एग्जाम्पल है कि कैसे, देखो ये अलग से लाइन बन के आ जाती है, समटाइम द न्यू क्रॉप्स कुड मेक द डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ, 2 नंबर पे बन के आई हुई है कि कैसे करती है। कैसे करती है कि कई बार क्या होता है, जो नई फसल बनी है वो लोगों को इतनी पसंद आ जाती है और इतनी सस्ती भी होती है कि लोग उसके पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो जाते हैं, वे अल्टरनेटिव ढूंढना ही छोड़ देते हैं। और अल्टरनेटिव ढूंढेंगे, अगर वो फसल खराब हो या किसी कारण से वो, मान लो जैसे कुछ फसल तो सीजनली होती है, लेकिन आलू चलो ये मान सकते हैं क्योंकि वो 12 महीने चलता है, बट अगर सीजनली हुई या क्रॉप फेलियर हुई तो हमें वो दिक्कत आ जाएगी। तो ये वाला वही है, आयरिश में पोटैटो फेमाइन हुई है, देखो ये जमीन से खोद खोद कर आलू निकाल रहे हैं, ये वाला इमेज बेस पे भी बनकर आ जाता है क्वेश्चन में। ठीक है, तो आयरिश पोटैटो फेमाइन की है, ये चीज़ें शो करती हैं। नेक्स्ट कॉन्क्वेस्ट, डिसीज एंड ट्रेड, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, कि कॉन्क्वेस्ट का मतलब कब्जा करना, कब्जा भी किस तरीके से, डिसीज एंड व्यापार के थ्रू से। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है, पेज से ही रीड करूँ या आगे, चलो इसी को देख लो। द प्री मॉडर्न वर्ल्ड sprang greatly in the 16th century after European sailor found a sea route to Asia and successfully crossed the Western Ocean to America। जो प्री मॉडर्न वन था वो पूरी तरीके से सिमटता चला गया जब सी रूट ढूंढना, कहाँ से, एशिया से वेस्टर्न अमेरिका तक जाने का। 4th century बिफोर द इंडियन ओशन हैड नोन टू बसलिंग ट्रेड विद गुड पीपल नॉलेज कस्टम etc। उससे पहले जो सारा ट्रेड और व्यापार वगैरह होता था वो इंडिया चाइना में ही चलता था, लेकिन यूरोप में कम था। बिफोर इट डिस्कवर अमेरिका हैड बीन कट ऑफ फ्रॉम रेगुलर कॉन्टैक्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द मिलियन ऑफ द वर्ल्ड ऑफ द ईयर। जब तक अमेरिका की खोज नहीं हुई थी, जो क्या था ये, बाकी अदर देशों से काफी साल तक अमेरिका को पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं जानता था, क्योंकि वो एक छोटा सा द्वीप था, वहीं पे वे रह रहे थे, अपना खाना पीना कर रहे थे, पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट नहीं था। लेकिन जब अमेरिका की खोज हो गई, बट फ्रॉम द 16th सेंचुरी, कब से,
16वीं सेंचुरी से जाकर 16th सेंचुरी के बाद से अबंडेंट क्रॉप्स एंड मिनरल्स बिगिन टू ट्रांसफॉर्म ट्रेड एंड लाइव एवरीवेयर। वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे क्रॉप्स फसल ज़्यादा हुई, जैसे हमने देखा पोटैटो वहाँ पे ज़्यादा है, मिनरल्स वगैरह पाए जाने लगे, व्यापार बढ़ने लगी, ये सारी चीज़ें होने लगी। तो प्रीशियस मेटल पर्टिकुलरली सिल्वर फ्रॉम माइंस लोकेटेड इन द प्रेजेंट डे, जो सिल्वर्स है, सिल्वर सबसे ज़्यादा कहाँ मिला है, पेरू और मैक्सिको में, यूरोप्स की वेल्थ को बढ़ाया है। और लीजेंड स्प्रेड इन 17th सेंचुरी, यूरोप एंड साउथ अमेरिका फेबल्ड वेल्थ, इसीलिए इन्हीं फेबल्ड वेल्थ को भी बढ़ाया है। सेट ऑफ द इन डेराडो, ये एमसीक्यू में बन के आया क्वेश्चन है। एल डेराडो क्या है, द फेबल्ड सिटी ऑफ गोल्ड, इसी बार वाले एमसीक्यू में भी आया था ये, ठीक है। तो एल डेराडो क्या है कि एक फेबल्ड सिटी ऑफ गोल्ड थी। सिल्वर पूछा जा सकता है, सिल्वर कहाँ पे है, पेरू एंड मैक्सिको में। उसी तरीके से पोर्तुगीज स्पेनिश कॉन्क्विस्ट, पोर्तुगीज एंड स्पेनिश वालों ने कैसे कब्जा करा, तो सबसे पहले जैसे इंडिया में भी बात करें पुर्तगाली ही आए थे, तो पुर्तगाली वालों में व्यापार का थोड़ा सा ज़्यादा है, सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए। मतलब आज़ादी के बाद भी गोवा में पुर्तगालियों का कब्जा था, काफ़ी टाइम तक रहा है, और अब जाके पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में लिया गया है। तो पुर्तगाली और स्पेनिश ने क्या काम देखा कि अमेरिका को देख लिया कि अमेरिका मिड 16th सेंचुरी में वहाँ पर भी सिल्वर वगैरह मिल रहे, गोल्ड वगैरह मिलनी शुरू हुई है। तो यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट वाज नॉट जस्ट अ रिजल्ट ऑफ सुपीरियर फायर पावर। तो अब उन्होंने कैसे कब्जा करा है, उनका जो रिजल्ट है वो सुपीरियर फायर पावर, यानी कि युद्ध वगैरह लड़के उन्होंने कब्जा नहीं करा। कैसे करा है, इनफैक्ट द मोस्ट पावरफुल वेपन ऑफ स्पेनिश कन्क्वेरर वाज नॉट अ कन्वेंशनल मिलिट्री वेपन एट ऑल। स्पेनिश वालों ने कब्जा कैसे करा है, कोई मिलिट्री युद्ध लड़के वेपन से किसी तरीके से नहीं करा। ये कैसे करा है, इट वाज द जर्म्स। ये कैसे हुआ है, जर्म्स के थ्रू, सच एज ए स्मॉल पॉक्स। एक बीमारी थी स्मॉल पॉक्स, जो तुमने सुनी भी होगी, जैसे दाने वगैरह हो जाते हैं, तो थोड़ी सी खतरनाक थी उस टाइम पे, क्योंकि अब तो हमें इसकी एंटीबायोटिक्स मिल गई है, या फिर ये सारी चीज़ें, हाँ, इंजेक्शन वगैरह हमने डिस्कवर कर लिए हैं, वैक्सीन वगैरह डिस्कवर कर लिए है, लेकिन उस टाइम पर नहीं थी। तो अमेरिका हमें अभी पहले हमने देखा है कि 16th सेंचुरी से पहले उसे देश दुनिया से कोई लेना देना भी नहीं, अपना आराम से खा पी रहा है, मौज कर रहा है। तो जब अचानक से कोई बीमारी आ जाए, जैसे कोरोना टाइम था, कोरोना टाइम पे एक तरीके से ये वॉर ही बोला जा सकता है कि कोरोना टाइम पे चाइना वालों ने वॉर के तौर पे लिया कि हम किसी भी देश को, अगर वे पर्टिकुलरली चाहते, कोई ऐसा देश जो छोटा मोटा सा और उन्हें परेशान कर रहा हो, वहाँ पे जाके कोरोना वायरस छोड़ देते, तो रेयर चांस था कि वे बच पाते, सारे के सारे भी मर सकते थे, क्योंकि इतनी बड़े लेवल पे तो तबाही अब भी हुई है। तो उसी का फायदा इन्होंने उठाया। इन्होंने क्या करा, जर्म्स थी स्पेनिश वालों ने, कौन सी, स्मॉल पॉक्स नाम की बीमारी थी, जो पर्सन के द्वारा वहां पर ले जाई गई। बिकॉज ऑफ देयर लॉन्ग आइसोलेशन, आइसोलेशन होता है कि सबसे दूर हुआ यार, क्योंकि अमेरिका स्टार्टिंग से दूर था, तो अमेरिका के जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट वाले थे उनके पास इतनी इम्यूनिटी नहीं थी कि वे इस डिसीज से लड़ सके जो यूरोप से वहां तक पहुंची है। अब स्मॉल पॉक्स इन पर्टिकुलर प्रूव ए डेडली किलर, और ये कैसा प्रूफ हुआ, एक डेडली किलर के तौर पर प्रूफ हुआ, वहां पर बहुत सारे लोग मारे गए। वंस इंट्रोड्यूस इट स्प्रेड डीप इनटू द कॉन्टिनेंट, जब वो वहां पर जाके देखा गया कि चिकन स्मॉल पॉक्स फेंक रहा है, तो पूरी तेजी से वो वहां पर फैलना शुरू हुआ, इवन ऑफ एनी यूरोपियन रीचिंग देयर। इसका मतलब यूरोपियन के पहुंचने से पहले ही वहां पर बहुत तेजी से बीमारी फैल चुकी थी। इट किल्ड एंड डेसिमेटेड होल कम्युनिटी पेविंग द वे फॉर द कन्वर्स। इसने बहुत भारी मात्रा में कम्युनिटी को मारा है, जिससे क्या करा है, कन्क्वेस्ट, यानी कि पेविंग द वे फॉर द कन्क्वेस्ट, यूरोपियन का, स्पेनिश का एक पांव टिकने शुरू हुए कि वे कैसे अमेरिका में जाकर कब्जा कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ये। तो उसके बाद क्या हुआ, गन कुड बी बोट और कैप्चर्ड एंड टर्न अगेंस्ट द इन्वेडर। अगर युद्ध होता बंदूक से, तो वो फिर भी लड़ाई लड़ी जाती है इन्वेडर वगैरह को, या फिर कोई कब्जा करने के लिए आता है उससे भी लड़ा जाता है। लेकिन डिसीज जैसी स्मॉल पॉक्स जो है वो मोस्टली इम्यून सिस्टम से लड़ी जाती है, या फिर कोई ऐसी दवाई से लड़ी जाती है, तो वो लड़ना पॉसिबल नहीं हो पाया, जिस कारण से अमेरिका पर यूरोपियंस वालों का कब्जा हुआ और वो फिर ग्रोथ होने लगा। अब फिर इसका फायदा क्या मिलता है, 19th सेंचुरी तक पॉवर्टी एंड हंगर कॉमन थी यूरोप में। यूरोप में इतनी ज़्यादा गरीबी वगैरह चल रही थी, सिटी क्राउडेड थी, डेडली डिसीज वहाँ पर चल रही थी, लेकिन रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट वर कॉमन। रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट का मतलब डिसेंटर्स कौन होते हैं, जो मना कर दें कि बिलीफ एंड प्रैक्टिस, यानी कि जैसे मैं मान लो हिंदू धर्म को, और हिंदू धर्म की कोई आस्था वगैरह की चीज़ें मानने के मना कर दूँ कि ये मुझे सही नहीं लग रही, तो मैं इसको फॉलो नहीं करूँगा। ऐसे ही मुस्लिम धर्म वाले कोई कहने लग जाएं कि नहीं ये वाली चीज़ें अच्छी नहीं है, मैं अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लूँगा, तो उन्हें क्या बोला जाता है, डिसेंटर, जो अपने धर्म की बातें मानने से मना कर दे। बात का मतलब जो पुरानी आस्थाएं वगैरह चलती हुई आ रही है। तो जिस कारण से उन डिसेंटर्स को क्या कर दिया गया,
परसिक्यूटेड करा गया। परसिक्यूटेड का मतलब देश निकाला दिया गया है, उन्हें घर से बाहर भगा दिया गया। 1000 देयरफॉर फ्लेड यूरोप फ्रॉम अमेरिका, इसलिए यूरोप के बाकी अदर देश वाले छोड़ छोड़कर, यानी कि जो ब्रिटेन वाले हैं, क्रिश्चियंस नहीं मान रहे, वे सब छोड़ छोड़कर कहाँ चले गए? अमेरिका की तरफ पहुंच गए। हियर बाय द 18th सेंचुरी प्लांटेशन वर्कड बाय स्लेव कैप्चर्ड इन अफ्रीका और ग्रोइंग कॉटन एंड शुगर फॉर यूरोपियन मार्केट। दूसरा, अमेरिका में प्लांटेशन वर्कर शुरू हुआ तो लोग वहां पर कम थे, क्योंकि बायोलॉजिकल वॉरफेयर जो स्मॉल पॉक्स के कारण मरे थे, उसके कारण क्या हुआ था कि लोग को पकड़ पकड़ कर कॉटन और शुगर की खेती के लिए यूरोपियन मार्केट में ले जाया गया। अब 18th सेंचुरी तक चाइना और इंडिया जो थे वर्ल्ड की रिचेस्ट कंट्री में आते थे, इसीलिए सब यहाँ पर ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए आए हैं। लेकिन फिर क्या होता है? दे वर आल्सो प्री एमिनेंट इन एशियन ट्रेड, हाउएवर फ्रॉम द 15th सेंचुरी चाइना इज सेड टू हैव रेस्ट्रिक्टेड ओवरसीज। 15th सेंचुरी के बाद चाइना ने कर दिया मना कि अब मैं ओवरसीज कॉन्टैक्ट नहीं करूंगा और मैं आइसोलेशन में रहना पसंद करूंगा, यानी कि मैं अपने देश के अंदर का व्यापार खुद करूंगा, और जो इंडिया से ऊपर का जो चाइना का सिल्क रूट था ये भी इसने बंद कर दिया कि यहाँ से नहीं जाएगा। इसी कारण से 15th सेंचुरी की बात है ना ये, तो इसी कारण से 1498 में उन्हें दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ा, और वो रास्ता क्रिस्टोफर कोलंबस वो ढूंढ के लाया है, और वास्को डी गामा ने ढूंढा है इंडिया का। ठीक है, तो चाइना रिड्यूस रोल एंड राइजिंग इंपोर्टेंस टू द अमेरिका ग्रेजुअली मूव द सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड वेस्टवर्ड। तो जो चाइना ने रिड्यूस करा अपने रोल को कि मैं व्यापार नहीं करूंगा, इससे किसका बढ़ा? अमेरिका का रोल बढ़ता चला गया। अब जो सारा व्यापार यहाँ पे हो रहा था वो सारा कहाँ शिफ्ट हो गया? यूरोप में, क्योंकि पहले तो अमेरिका कोई जानता भी नहीं था। अब अमेरिका मिला, सारे काम हुए, तो सारा का सारा रोल शिफ्ट हुआ अमेरिका में। तो यूरोप नाउ इमर्ज एज द सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। आज के टाइम पर यूरोप ही क्या है? वर्ल्ड ट्रेड के तौर पर जाना जाता है। तो अगर हम बात करें, क्या पहले से इंडिया ऐसा ही गरीब था? नहीं, इंडिया में अच्छी खासी फसल थी, अच्छा खासा ट्रेड था, और इंडिया और चाइना दोनों प्रोमिनेंटली कब्जा करे बैठे थे पूरे ट्रेड पर, लेकिन आज के टाइम पर वो नहीं हुआ है। तो एनसीईआरटी के हिसाब से देखें तो इतना ही चैप्टर हमारा है जो आ रहा है, यहाँ से आगे का नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इन दोनों टॉपिक में से कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे वो तुम देख चुके हो। एक बार अपने क्वेश्चन आंसर और देख लेते हैं। ये रहा। तो ये हमसे कह रहा है एक्सप्लेन व्हाट डू यू मीन बाय जब मॉडर्न वर्ल्ड जो है श्रिंक होता है, यानी कि एक मुट्ठी में कब्जा होता चला गया 1500 के बाद में। और 3 एग्जांपल देने हैं कि वर्ल्ड चेंज द डिस्कवरी ऑफ न्यू सी रूट ऑफ द अमेरिका, कि कैसे वर्ल्ड व्यू में चेंज आया है। तो देखो, पहली चीज, डिस्कवरी हुई सी रूट बाय यूरोपियन सेलर टू एशिया एंड अमेरिका। अमेरिका की रूट हुई और एशिया की। जैसे हमने अभी देखा था 15th सेंचुरी में चाइना ने मना कर दिया, तो चाइना ने मना करा तो फिर क्या होता है कि 1498 में सबसे पहली बात तो 1487 में क्रिस्टोफर कोलंबस ही चलता है, उसका रूट मुड़ जाता है तो वो ढूंढता है अमेरिका। ठीक है, उसके बाद 1498 में चलता है वास्को डी गामा, तो वास्को डी गामा ढूंढता है इंडिया को। तो ये क्या हुआ? एशिया से अमेरिका को कनेक्ट हुआ है। The physical distance between continent reduced metamorphically due to new available transportation facility। जिस कारण से अब नया रूट उन्हें मिल गया, तो फिजिकल डिस्टेंस, दूरी जो थी वो कम हो गई। अब what seemed like the end of the world could now be visited and viewed। जो पहले ऐसा लगता था कि एंड ऑफ द वर्ल्ड है, कि दुनिया खत्म हो गई है, जैसे मान के चलो इंडिया वाला कोई नीचे तक जाए और यहाँ से आगे उसे देखे कि समुद्र दिख रहा है, तो उसके लिए तो दुनिया खत्म हो गई ना। तो ऐसा नहीं था, उसे क्या हुआ? कुड नो बी विजिटेड, कि अब उससे आगे भी दुनिया है, बस हमें रास्ता नहीं पता था, अब हम जहाज वगैरह से जा सकते हैं। तो राइज, उसके बाद अमेरिका का राइज हुआ 16 सेंचुरी के बाद। वहाँ पर फसल्स वगैरह हुई, मिनरल्स मिलने जाने लगी, जिसमें हमने सिल्वर वगैरह देखे थे। सिल्वर मिली है कहाँ पर? पेरू और मैक्सिको में। और यूरोप की वेल्थ जो है वो तेजी से बढ़ने जाने लगी है। द वर्ल्ड वाज नाउ इंटरकनेक्टेड, दिस मेड अपीयर एक्सेसिबल एंड हेंस स्मॉलर इन दोज टर्म। तो वर्ल्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट हुआ। जो पहले व्यापार केवल चाइना इंडिया में चल रहा था, वो अब यूरोपियन कंट्री के साथ भी होने लगा, इसलिए काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट हुआ और पूरी दुनिया एक छोटी सी मुट्ठी में सिमटती हुई दिखी कि यहाँ से हमें वहाँ भी कुछ सामान लेना है तो हम उसे खरीद सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, द ग्लोबलाइजेशन ट्रांसफर ऑफ डिसीज बिकम इंस्ट्रूमेंटल इन कोलोनाइजेशन ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। ये भी देख के आए हैं कि डिसीज से कैसे कब्जा करा है, यानी कि युद्ध की लड़ाई न करके कैसे करा है। तो वो अभी हमने देखा था डिसीज में कैसी चली थी, जर्म्स में मेनली कौन सी बीमारी की बात करी गई है? स्मॉल पॉक्स की। किसने चलाई है स्मॉल पॉक्स? फेटल डिसीज मानी गई, जो यूरोप में फैली और वहाँ के बहुत सारे लोगों को इसने मारा है। इट किल्ड एंड डिस्ट्रॉय लार्ज पोर्शन ऑफ द कम्युनिटी, और जिससे ग्लोबल ट्रांसफर टू डिसीज बिकम इंस्ट्रूमेंटल इन कोलोनाइजेशन ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। तो इसने
वहाँ पर अमेरिका और अफ्रीका में कब्जा करने के लिए भी। तो अगर पूछा जाए कि अमेरिका या अफ्रीका में यूरोपियन वालों ने कैसे कब्जा करा है, तो कोई गन वॉर या फिर मिलिट्री वॉर नहीं हुआ है। कैसा हुआ है? डिसीज से। डिसीज भी कौन सी? स्मॉल पॉक्स मिल ली। ठीक है, ध्यान रखना एमसीक्यू में बन के आ सकता है कि कौन सी बीमारी से कब्जा करा है। अब लास्ट, व्हाई डिड यूरोपियन फ्ली टू अमेरिका इन द 19th सेंचुरी? 19th सेंचुरी के आते आते यूरोपियन भागना क्यों शुरू हुए? तो पहली बात, अंटिल द 19th सेंचुरी पॉवर्टी एंड हंगर्स वर कॉमन इन यूरोप। पूरे यूरोप में गरीबी और भुखमरी ज़्यादा थी। केवल इंडिया जो है प्राचीन टाइम से राजा रानी का शासन हो या किसी का भी शासन हो, काफ़ी बेटर फैसिलिटी के साथ रह रहा है। तो सिटीज़ वर क्राउडेड। अब दूसरा रीजन क्या था? सिटीज़ जो थी बाकी में इंडिया में, यहाँ सारी जगह पे क्या हुआ? जगह ज़्यादा बढ़ने लगी। जैसे दिल्ली की बात करें, अब दिल्ली में काफ़ी सारी कॉलोनी बस चुकी है, तो अब क्या करने लगे? दिल्ली एनसीआर की तरफ भागने लगे कि आसपास बॉर्डर वाले एरिया में घर मिल जाए। तो वही काम था, सिटी क्राउडेड हो गई यहाँ की, तो डेडली डिसीज़ वगैरह भी हो गई, तो जिस कारण से लोग यूरोप से भाग भाग कर एक ऐसे देश की तरफ जाना चाहते थे जो थोड़ा खाली पड़ा हो, तो उसमें उन्हें मिला अमेरिका। दूसरा, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट कॉमन था, जिसमें हमने डिसेंटर्स वगैरह देखे कि कोई अपने धर्म की बातें नहीं मानना चाह रहा है या उसे देश के कारण से देश निकाला दे दिया गया है, तो जिन्हें परसिक्यूट कर दिया जाता था, यानी कि फांसी की सज़ा दे दी जाती थी कई सारों को देश से बाहर निकाल देते थे, तो वे भी भागकर ऐसी जगह जाते थे जहां आसपास कुछ लोग उन्हें ना पहचान पाए। तो 1000 ऑफ पीपल वर लेफ्ट अनएम्प्लॉयड। बाकी अनएम्प्लॉयड भी ज़्यादा थे एग्रीकल्चर वगैरह के कारण। सो पीपल माइग्रेटेड इन 1000 क्रॉस ओशन टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट इन अ बेटर फ्यूचर। तो लोग काम ढूंढने के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह गए हैं। अमेरिका में प्लांटेशन वर्क जो है कॉटन वगैरह उगाने का बहुत ज़्यादा उभरा है, तो जिस कारण से बाहर के लोग गुलाम को पकड़ पकड़ कर अमेरिका में काम कराने के लिए लेकर गए हैं। तो दिस वाज द होल चैप्टर। क्वेश्चन कैसे आना है वो भी हमने देख लिया, एनसीईआरटी कैसे चलनी है, कहाँ तक एनसीईआरटी पढ़नी है, केवल 1.3 हेडिंग तक ही है, और क्या क्या इसमें से बनकर आया हुआ है। अगर मेजरली बात करूँ, कॉमन सिर्फ 3 है। पहला एक ध्यान रखना है, सिल्क रूट। सिल्क रूट के अलग, फूड में हमने पोटैटो, स्पैगेटी वगैरह देखे कि ये कैसे कैसे ग्लोबल वर्ल्ड को कनेक्ट करा है। उसके बाद एक आ सकता है कि डिसीज के थ्रू कैसे कनेक्ट करा है, ये वाला क्वेश्चन बन के आया हुआ है। एक कह सकते हैं नया फूड जो है वो कैसे डेथ एंड लाइफ का काम कर सकता है, जिसमें हमने देखा था आलू का, कि आलू से आयरलैंड में फेमाइन आई है और भुखमरी के कारण वे मर चुके हैं। और एक इसका अलग आ सकता है ग्लोबलाइजेशन के अर्ली सोर्स, कि स्टार्टिंग में हमें क्या क्या सोर्स मिले हैं। तो ये होल चैप्टर है, जो केवल 5 पॉइंट है जो हमें इस चैप्टर के ध्यान रखने हैं। इंपॉर्टेंट फिर भी है, छोटा सा भले ही हो, बट कहीं ना कहीं क्वेश्चन इसमें से आए हुए हैं, तो 2-3 मार्क्स का भी देखने के लिए मिल जाता है। और सिल्क रूट वाला तो 5 नंबर में भी आया हुआ है, तो इसे छोड़ नहीं सकते। ये कुछ टर्म है। प्री मॉडर्न वर्ल्ड समझ चुके हैं मैंने, मॉडर्न यानी कि आधुनिक काल से पहले के वर्ल्ड का एग्जाम्पल। सिल्क रूट, वे वाले रूट जहाँ पे व्यापारी जो है सिल्क कार्गो चाइना से वेस्ट एशिया की तरफ लेकर जाते थे। क्रिस्टोफर कोलंबस एक इटालियन एक्सप्लोरर था, जिसने क्रिस्टोफर कोलंबस का मेन नाम ध्यान रखना है, किसकी खोज करी थी इसने? अमेरिका की। एल डोराडो इंपॉर्टेंट। फेबल सिटी ऑफ द गोल्ड इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन भी बनकर आया हुआ लास्ट ईयर ही एमसीक्यू की फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर हो जाए खत्म। डिसेंटर क्या है ये हम देख चुके, ये एमसीक्यू है, थोड़े बहुत स्क्रीनशॉट ले लो। एमसीक्यू को इतना ज़्यादा जोर इस चैप्टर में से है नहीं, वैसे अगर आता 2-3 मार्क्स वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। पिक्चर बेस इमेज आ सकती है। पिक्चर बेस में ये वाली क्या थी? आयरिश पोटैटो फेमाइन वाली थी, ये वाली आई हुई है पिक्चर बेस। ये आलू को खोजता हुआ दिख रहा होगा तुम्हें, और ये तुम्हें सी लैंड, ये कार्गो शिप, ये 3 पिक्चर हैं जो तुम्हारी इमेज बेस में आती है। सो यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। छोटा सा चैप्टर था, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करता है। केवल 2 पेज का चैप्टर है, तो इसका एनसीईआरटी वाइज भी हमने देख लिया, क्वेश्चन वाइज भी हमने देख लिया। अब बस आपको प्रैक्टिस करनी है और अच्छे से बोर्ड एग्जाम की तैयारी करो। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।